हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीसीएस एकेडमी। मैं हूं मयूर आनंद और हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 और भाग 3 में हमने पढ़ लिया है कतिपय मौलिक अधिकारों को। आज हम अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के प्रावधानों को समाप्त करेंगे। यद्यपि कि इससे पहले हमने लगभग सभी मौलिक अधिकारों को देख लिया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 28 तक के प्रत्येक प्रावधान को देख लिया जा चुका है। चलिए फंडामेंटल राइट्स, लेक्चर 4। फंडामेंटल राइट्स पे ये चौथा लेक्चर है और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 से, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Cultural and educational rights of minorities। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक, तो सबसे पहले जो है इसे जब पढ़ने से पहले हमें यह जानना है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है। तो अल्पसंख्यक है मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, पारसी और सिख। इन लोगों को भारत में अल्पसंख्यक समझा जाता है, जबकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। और क्या अधिकार हैं? तो अधिकार है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को जो है बचाए रखने की या बनाए रखने की स्वतंत्रता। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के अधिकार हैं। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 29 को। ठीक है, पहली चीज तो हम ये समझ लें कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स के बारे में, जो कि अल्पसंख्यकों को दिए गए, जो कि एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी है। तो भारत में अल्पसंख्यक कौन है? तो ये 5 वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक है। इनको छोड़ के सभी जो है बहुसंख्यक की स्थिति में आते हैं और इन्हें कुछ अधिकार हैं। और अधिकार किस संदर्भ में है? तो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को जो है बचाए रखने के संदर्भ में। चलिए अब अनुच्छेद 29 को देखते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों का संरक्षण। क्या कहता है?
राज्य, भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर नागरिकों के अनुभाग, नागरिकों के अनुभाग शब्द का प्रयोग किया गया। जो अल्पसंख्यक हैं को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। ठीक, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को जो है बचाए रखने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे? भारत के नागरिकों को, जो कि क्या है, नागरिकों के अनुभाग को, यानी कि नागरिकों का एक ऐसा भाग जो माइनॉरिटीज के अंतर्गत आता है, उनको अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। द आर्टिकल 29 confers right to the minorities who are minorities on the ground of either language, script or culture. They has entitled to protect their language, script and culture. ओके, अपनी संस्कृति जो है, अपनी भाषा और लिपि को जो है बचाए रखने का अधिकार है। नागरिकों के अनुभाग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 30 को देखते हैं। अनुच्छेद 30 कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने, और उन्हें प्रशासित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। Rights of minorities to establish and administered certain educational institutions। ठीक, तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। किसको है? अल्पसंख्यकों को है। अब यहां पे देखना, यहां पे जो 2 ग्राउंड है, यहां पे ग्राउंड कम कर दिए गए हैं। क्या प्रावधान है? धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा।
ठीक, समझ में आ रहा है। तो पहले ये समझना है कि यहाँ पे अनुच्छेद 30 में जो है दो बातों पे ध्यान दिया गया है। धर्म या भाषा के आधार पे जो है अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपने धर्म या भाषा के आधार पे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो जो मदरसे आपको दिखते हैं, ठीक है, या मठ जो इत्यादि दिखते हैं आपको, जो धार्मिक शिक्षा इत्यादि प्रदान कर रहे हैं, ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित होते हैं। और इस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन व्यवस्था नहीं चलती है, ठीक है। यानी कि जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में जो रिजर्वेशन दिया जाना है, जो कि 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से वहां जोड़ा गया है, ठीक है। 97 नहीं, 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 का खंड 5 जो अस्तित्व में आया है, 15 के खंड 5 के प्रावधान को अगर आप देखिएगा, जो कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि वो आरक्षण की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 15 का खंड 5 कहता है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़ करके, तो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं पर यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं, अन्यों पे होते हैं। तो भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक क्या कर सकता है, अपनी शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकता है। और इसके अंतर्गत वो क्या कर सकता है, अध्ययन का माध्यम भी डिसाइड कर सकता है। अध्ययन का माध्यम यानी कि इंग्लिश में पढ़ाई होगी, जैसे क्रिश्चियंस कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाई होती है, अध्ययन का माध्यम। इसके बाद पाठ्यक्रम, अध्ययन का माध्यम, पाठ्यक्रम, ठीक है। अध्यापकों का चयन, अध्ययन का माध्यम और अध्यापकों को चयन किस प्रकार होगा, ये वो ही डिसाइड करेगा, वो शिक्षण संस्था करेगी, ठीक है। यद्यपि कि बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, आईसीएसई बोर्ड, उनका अलग अपना बोर्ड उन्होंने बना रखा है, उसी के हिसाब से क्रिश्चियंस कॉलेज काम करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये उनका अपने कुछ अधिकार है। और एक चीज इसमें छूट रही है, इसका क्लॉज 2 कहता है राज्य किसी शैक्षणिक संस्थान को समर्थन करने में इस आधार पर विभेद नहीं करेगा क्योंकि करेगा कि वह एक अल्पसंख्यक संस्थान है। मान लीजिए जैसे राज्य की तरफ से जो पैसा मिला जाता है सरकारी कॉलेजों इत्यादि को, तो इस आधार पर सरकार जो है विरोध या विभेद नहीं कर सकता राज्य कि वह एक शैक्षणिक संस्थान किसी जो है धर्म विशेष के लोगों का है, एड देने में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो है अल्पसंख्यकों के जो संपत्ति है उसका अर्जन इस प्रकार से नहीं किया जाएगा कि उनका अधिकार ही जो है समाप्त हो जाए। ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित करती है। तो आप इनकी भी संपत्ति ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से इनकी संपत्ति नहीं लेंगे कि इनका जो अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया है वह समाप्त हो जाए। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो आधार है भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक जो है डिसाइड किए गए हैं। और इसके साथ साथ 5 वर्ग अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों के लिए भारत में एक आयोग भी है, लेकिन अनुच्छेद 30 में भाषा और धर्म के आधार पे जो है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन, और प्रशासन के अंतर्गत ही जो है मैंने बताया कि शिक्षकों का चयन और पाठन का माध्यम जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले जो हमारा अगला फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे देखते हैं। ये अंतिम फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये है आपका मुख्य रूप से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। पर इससे पर चर्चा करने के संदर्भ में एक वाकया है जिसे आपको बताना चाहूंगा। संवैधानिक सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो उन्होंने कहा था अनुच्छेद 32। इसके संदर्भ में कहा गया डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा यह संविधान की आत्मा व हृदय है। ठीक है, क्या है? इट इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस आर्टिकल is a heart and soul of the Constitution. अब क्या कहता है अनुच्छेद 32? देखिए, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु समावेदन करने की शक्ति, प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। ठीक, रेमेडीज के बारे में बात कर रहा है। रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। रेमेडीज फॉर दोज राइट्स remedies for enforcement to those rights conferred by this part। ठीक है, क्या है? देखिए, अब भाग किसके बारे में कह रहा है? कह रहा है इस भाग द्वारा। तो भाग कौन से हम चर्चा कर रहे हैं? भाग 3, यानी कि भाग 3 के अंतर्गत जितने मौलिक अधिकार आते हैं उन सभी मौलिक अधिकारों पे जो है ये अनुच्छेद लागू हो रहा है। यानी सभी मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाना भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो प्रवर्तित कराने के 2 साधन हैं। ठीक है, भाग 3 को अधिकारों क्या होते हैं? प्रवर्तनीय होते हैं। मैंने बताया था कि भाग 3 किसके विरुद्ध प्रवर्तनीय है? तो सामान्यतः राज्य के विरुद्ध, अपवादित परिस्थितियों में नागरिकों के विरुद्ध भी। ठीक है, और राज्य के कार्य के संदर्भ में, और यह कार्य जो है विधि होना चाहिए। यह प्रावधान अनुच्छेद 13 में दिया गया है। राज्य को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है।
अब हम प्रवर्तित कराने के लिए जाएंगे कहाँ? तो दो साधन है, एक है उच्चतम न्यायालय में, कहाँ? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक, अब क्या क्या अधिकार हैं देख लेते हैं। पहली चीज है समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में, यह अनुच्छेद 32 की बात हम कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने की शक्ति। ठीक, कि उच्चतम न्यायालय में आवेदन जो है समावेदन के माध्यम से होगा। और उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? तो इस समावेदन के संदर्भ में समावेदन के संदर्भ में आदेश, निर्देश व रिट जारी कर सकता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम उच्चतम न्यायालय के समक्ष भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का उल्लंघन राज्य के द्वारा किया जाता है तो हम पहले उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय में हम समावेदन करते हैं। और समावेदन पर उच्चतम न्यायालय, क्योंकि ये हमारे अधिकारों के उल्लंघन की बात है, इसलिए उच्चतम न्यायालय क्या करता है? समावेदन के जब हम करते हैं तो निर्देश, आदेश या रिट जारी करता है। Article 32 is also a fundamental right which protects the rights, all rights conferred by the Part 3, and stated the rights conferred by the Part 3 of the Constitution of India. Then the citizens and in certain conditions the peoples of this peoples have entitled to go before the court of law. So why we peoples go before the court of law? Because Article 32 is there which confers for the implementation of such fundamental right as a fundamental right also. So going before the court of law for the implementation of a fundamental right is also a fundamental right. Okay, so Article 32 is also a fundamental right, and if the fundamental rights was or were violate either by the state in general condition or exceptionally by any citizen of India, then whose right is violated means victim has entitled to go before the court of law under Article 32 of the Constitution of India and file appropriate proceeding before the court, and the court has entitled to either give order or not order और उसके साथ साथ रेगुलेशन। ऑर्डर, निर्देश मतलब होता है निर्देश यानी डायरेक्शन, एंड रिट। सो व्हाट इज अ रिट? दिस विल बिकम अ क्वेश्चन बिकॉज द रिट इज 5 kinds. Okay, there are 5 kinds of writ, and most of the time examiners should ask question then which kind of writ shall be issued in which kind of circumstances. So we should know about these writs and what are the purpose of these writs and in which condition which writ shall be जो है क्या होगी? shall be मतलब issue की जाएगी। तो रिट को समझ लेते हैं और इसके बाद हम अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की पावर और इसके बाद एक कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, रिट 5 तरह की रिट है। फर्स्ट वन इज
मैंडमस से कहते हैं परमादेश। सेकेंड इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मीन्स बंदी प्रत्यक्षीकरण। थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध। उसके बाद क्यो वारंटो, जिसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। एंड फिफ्थ वन इज सरारियो। सरारियो की स्पेलिंग देखनी होगी। CERTIORAROI। इसे कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक। अब 5 तरह के रिट है, 5 तरह के रिट के बारे में हमें जानना है, तो 5 तरह के रिट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परमादेश को। परमादेश कब जारी किया जाता है? तो जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी कार्य को करने अथवा न करने हेतु प्राधिकृत है और वह उस कृत्य को नहीं करता, उस कृत्य को नहीं करता या करता है, अगर नहीं करने के लिए है तो कर रहा है या करता है, तो ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है कि वो उस काम को करे, और अगर नहीं करने के लिए है तो ना करे। ठीक है। जितने भी लोक अधिकारी होते हैं, इन लोक अधिकारियों के विरुद्ध ये जारी की जाती है। दूसरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अभिप्राय है जबकि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध रखा गया है, तब उसकी गिरफ्तारी या निरुद्धकी के कारणों को जानने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक। मान लीजिए किसी को इलीगली अरेस्ट करके बंद बना के रखा गया है, ठीक है, तो क्या कर सकती है? रिट जारी कर सकती है कि उसको मेरे सामने लेकर के आओ कि कैसे उसको बंदी बना दिया गया, किस आधार पे आपने बंद किया है या गिरफ्तार करके रख। ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कारणों की जांच करने के लिए जो है वो किया जाता है। ठीक। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद तीसरी
मैंने बताया परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा। कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी लोक पद को धारण करता है, उसका ब्यौरा मांगती है। ठीक है, उसके बाद से है प्रतिषेध। यह उच्च न्यायालय, उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, यानी कि जो लोअर जुडिशरी है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाके काम करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करते हैं। या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करते। और अंतिम जो रिट है, पांचवी, वो है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण जैसे सेरारियो हमने कहा, तो यह भी ऊपर के न्यायालय द्वारा, यानी कि उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों से मामले को मंगाने के लिए होती है। समझ गए? मान लीजिए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, प्रतिषेध और इसके बीच में, कि प्रतिषेध में जो है क्या किया जाता है, मामला जब कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है तब जारी किया जाता है, या नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करता। और यहां क्या करती है, ऊपर की जो कोर्ट होती है वो नीचे की कोर्ट से पूरा का पूरा मामला अपने पास मंगवा के सुनवाई कर सकती है अगर लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये 5 प्रकार की रिट है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि अगर ये स्थिति आती है तो कौन सी रिट न्यायालय जारी कर सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है आपको। चलिए, इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 4 में संसद को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों या उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा 226 के बारे में बात कर लेते हैं। 226 भी जो है क्या है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने का एक साधन है, लेकिन इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, उच्च न्यायालय में। 32 में हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। ठीक,
तो उच्च न्यायालय में जाते हैं और उच्च न्यायालय के माध्यम से, इसलिए ये संवैधानिक अधिकार है, जबकि 32 के अंतर्गत ये एक मौलिक अधिकार, ठीक, क्योंकि भाग 3 का पार्ट नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक अधिकार है। आप पहले जो है हाई कोर्ट में ही जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यहां भी क्या कर सकता है कोर्ट? निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 और 226 को ध्यान में रखते हुए कौन सा न्यायालय मजबूत है, यानी कि कौन सा न्यायालय ज्यादा अधिकार है? तो आपका उत्तर होगा 226 में उच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु भी इसे जारी कर सकती है। यानी कि मात्र फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ही यह नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है। और एक चीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 226 के अंतर्गत क्लियर कट ये लिखा है कि व्यक्ति, प्राधिकारी या समुचित मामलों में सरकार, व्यक्ति, प्राधिकारी या समुचित सरकार, समुचित सरकार के विरुद्ध, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 32 में ये क्लियर कट है कि क्या है, चूंकि पूरा का पूरा भाग 3 जो है वो राज्य के विरुद्ध, अर्थात राज्य जो कि अनुच्छेद 12 में उसके विरुद्ध है, और कुछ अपवादित परिस्थितियों में नागरिकों के विरुद्ध में, जहां पे कोर्ट ने जो है संसद ने कानून बनाया, जैसे सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट मैंने बताया था अनुच्छेद 17 के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार के विरुद्ध जो है ये क्या जारी कर सकता है? निदेश, आदेश या रिट। और सेम वही है, रिट यहां भी 5 तरह की है, वो ही रिटें जो है जारी होती है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के संदर्भ में भी जारी कर सकती है। मींस अंडर आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट हैज एंटाइटल्ड टू इश्यू ऑर्डर, रेगुलेशन और रिट not merely for the purpose of the protection of the fundamental right but also for any other provisions which is not mentioned into part 3. So in this sense the article 226 is much powerful comparative to the article 32 of the Constitution of India, and this will become a question in the exams, then which article the High Court has more power comparative to the Supreme Court. So this is the article 226, because under article 226 the High Court has entitled to issue order, notice or writ not merely for the purpose of protection of a fundamental rights given part 3 of the Constitution of India, but also for those rights which is mentioned rest of the provisions of the Constitution or any other law which is in force. यानी कि कोई भी कानून है जिसके अंतर्गत अगर वो प्रावधान है तो वो कर सकती है। हालांकि एक अनुच्छेद और है जिसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह उच्चतम न्यायालय को सशक्त कर सकती है कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को साथ ही साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट इश्यू करे। हाई कोर्ट तो पहले से संविधान के निर्माताओं के द्वारा जो है सशक्त किया गया है, लेकिन 139 में संसद को अधिकार दिया गया है। इस संसद कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य अधिकारों के लिए भी, अन्य अधिकारों या अन्य प्रावधानों के लिए भी रिट जारी करे। ठीक है, रिट आदेश जो है, रिट निर्देश या आदेश जारी करे। तो ये पूरा का पूरा एक अंतर है। जो एक अंतर है, ये एक अंतर 139 से फुलफिल हो सकता है, लेकिन अब इस संदर्भ में आवश्यकता नहीं है कि इसको किया गया हो। चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 33 को। अनुच्छेद 33 क्या है? अनुच्छेद 33 जो है फंडामेंटल राइट का एक अपवाद है। ठीक है, अनुच्छेद 33
फंडामेंटल राइट का अपवाद है किसको? सेना, सेना, नौसेना, ठीक है, इसके बाद पुलिस, इसके बाद ब्यूरो, ठीक है। इन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को और अधिक रूप से सशक्त करने के लिए इनके फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इन लोगों के मौलिक अधिकार पे, मौलिक अधिकार पर युक्त निर्बंधन लगा सकती है। अब ये क्यों लगाती है? क्योंकि क्या हो, ये सारे जो पुलिस के और सेना के लोग हैं फंडामेंटल राइट्स की मांग करने लगेंगे तो देश का सुरक्षा कैसे देखी जाएगी? तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान किया है कि ये मुख्य रूप से एक फंडामेंटल राइट्स का जो क्या है, एक अपवाद भी है कि इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया जा सकता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 34 हम देखते हैं, जो है सेना विधि। सेना विधि यानी मार्शल लॉ। मार्शल लॉ आप लोगों ने सुना होगा, देश में सेना का शासन आ गया। तो सेना का शासन का मतलब क्या है? कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई गई हैं जिसके अंतर्गत देश में सेना का शासन आ सकता है, ठीक है। मैरिटाइल लॉ जो है इसके अंतर्गत आ सकता है। और पूछा जाएगा यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है। तो मार्शल लॉ, अब मार्शल लॉ और आपातकाल के बीच में अंतर जो है वो जब आपातकाल पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक है। तो मार्शल लॉ में जो है सेना को जो है हाथ में कानून आ जाता है और ये आपातकाल से पृथक है। उस समय सेना एक तरह से देश को चलाती है, ठीक है। तो इतना प्रावधान है। अब अंतिम एक अनुच्छेद बच गया, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 35 क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान बनाने की शक्ति। एक महत्वपूर्ण चीज है कि अनुच्छेद 35 जो है भाग 3 में जहां जहां दंड का प्रावधान दिया गया है उसके संदर्भ में कानून बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो आपराधिक कानून का एक नियम है, नल्लम क्रिमिन सेनी लगेगा, कि किसी को तभी दंडित किया जा सकता है जब उस काम को कोई कानून दंडात्मक घोषित करे। तो कानून का निर्माण करना होगा। और भाग 3 में 2 जगह जो है दंड के प्रावधान की बात की गई है, अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 23 में, जो कि मानव का दुर्व्यापार और बेगारी है। तो मानव का दुर्व्यापार भी जो है दंडनीय बनाया गया है। तो ऐसा कानून बनाने का अधिकार जो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? ये संसद को दे रहे हैं। और यही बात 35 में लिखी है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान बनाने की शक्ति यानी कि लॉ बनाने की शक्ति और किसको है? संसद को है, ठीक है। और संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। और इसी अनुच्छेद का लाभ लेकर मैंने बताया था, अनुच्छेद जब हम 17 पढ़ रहे थे तो बताया था सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। जितनी भी छुआछूत वाली समस्याएं हैं, अगर कोई उस पे
कोई भी निर्योग्य घोषित करता है किसी व्यक्ति को, तो इस विधान के अंतर्गत वो दंडनीय होगा, उसको पनिश किया जाएगा। और ये कानून बनाने का अधिकार कौन दे रहा है? अनुच्छेद 35 दे रहा है। किसको दे रहा है? संसद को दे रहा है, और संसद ने ये कानून बनाया। तो पूछेगा अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो है कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चूंकि एक बात यह है कि अनुच्छेद भाग 3 में राज्य के बारे में प्रावधान है, और राज्य के संदर्भ में ही संसद और राज्य की विधानमंडल दोनों आ जाती हैं, तो ये कंफ्यूजन आ सकती है कि राज्य होगा, लेकिन राज्य नहीं होगा, वहां संसद को ही ये पावर है कि वो ऐसा कानून बनाए। तो इस बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर था। अब एक आर्टिकल जो आपका रह गया है, आर्टिकल 31A, 31B और 31C, जिसमें से 31C महत्वपूर्ण है। ए और बी का कोई योगदान नहीं है। ए और बी जो है संपत्ति से संबंधित है, ठीक है, इसका कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है। ये किस संवैधानिक संशोधन द्वारा है, बस इतना पूछा जाएगा, ठीक है। 31C जो कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा आया, ठीक, और 31A पहले संविधान संशोधन द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक। तो ये आपसे पूछा जाएगा, बस इतना आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा जो है प्रावधान आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 31C जब हम तब चर्चा करेंगे जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्व को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 31C उस स्थिति का परिचायक है जहां डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के ऊपर आ जाती है। जैसे साधारण प्रावधान में जब मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में टकराव होता है तो मूल अधिकार इस पे अधिभावी होता है, यानी इसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो मूल अधिकारों के ऊपर होती है। उसी की बात अनुच्छेद 31C में जो है की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 31C में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये भी आया है, फर्स्ट से ये भी आया है। 31C जो है वो 25वें संविधान संशोधन से आया है। अब अगले लेक्चर पे जब हम डीपीएसपी पे चर्चा करेंगे तो डीपीएसपी के साथ ही हम इसे खत्म कर लेंगे। तो हमारा फिलहाल अभी मौलिक अधिकार पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इस अनुच्छेदों को आप याद करने का प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और डाउट अगर आपको होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को दिमाग में रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लगभग मैंने हर चीज को जो है आपके सामने रखने का प्रयास किया है, और कम समय में किस तरीके से कंपाइल करके स्टडी करनी है उसके बारे में भी प्रयास किया है। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने चाहिए, यद्यपि मैं ये नहीं कह सकता कि इससे बाहर जाएंगे ही नहीं, लेकिन मेरे पूरे जो है आशा है कि जो भी प्रश्न संभावित बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। प्रावधानों को आप देखिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखिए, यद्यपि कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एक अलग लेक्चर मैं अलग से आपको दूंगा, और इसके साथ साथ अनुसूचियों पे भी जो है लेक्चर दूंगा, यद्यपि वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी उस पे लेक्चर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण। और इसके साथ साथ कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है इस पे भी अलग से चर्चा की जाएगी। फिलहाल जिन चीजों को मैं बता रहा हूं आप उनको नोट करते चले। एक एक चीज मैं बोर्ड पे इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप खुद के नोट्स बना सकें और उसके बाद आप उसको पढ़ सकें। बाकी आप लेक्चर भी बार बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, और मेरी तरफ से आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।